नमस्कार। देश में चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आज इस समय जो राजनीति है, उसके केंद्र में 2 चीज़ें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी दल जिस तरह से खड़े हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी किस तरह से पूरे चुनाव को करेंगे। अब मोदी की रणनीति क्या है और विपक्ष की रणनीति क्या है? आज की बातचीत इस पर बात फोकस करेंगे। नरेंद्र मोदी चुनाव में जा रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो 400 पार सीटें ले आएगी। लेकिन इस चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या है, चुनाव के जीतने के लिए? एक तरफ तो वो रणनीति ये है कि मंदिर बन गया, वहीं बन गया और उस मंदिर के बनने से क्या-क्या फ़ायदा, कैसे क्या चीज़ें होंगी। ये एक एक रणनीति नरेंद्र मोदी की है कि हमने जो वादा अपने कोर कैडर से किया था, वो पूरा कर दिया। दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि मंदिर बन गया तो वोट पड़ेगा, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। जो कैडर वोट है उसको मोबिलाइज़ करने के बाद उसके उसके लिए उनके पास 370 है, मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देश की जनता के लिए दिखाने का चेहरा क्या है? मोदी की गारंटी कि भाई जो कहते हैं वो हम करते हैं, ये गारंटी है। मतलब आप सोचिए एकदम इतना बड़ा विरोधाभास हो जाए, जो कहते हैं बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। हकीकत ये है कि जो कहा उसमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई। लेकिन उसका ठीक उल्टा करने वाले व्यक्ति आज कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। तो ये एक चीज़ समझने वाली है। मोदी की गारंटी से वो अपने उन वोटरों को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को आप वो देंगे, जो 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 चीज़ें हैं, वोट देते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। अब इसके बाद क्या है? पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स। 2024 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, जिसे बीजेपी कह रही है कि 400 पार सीटें चाहिए। उनका एक सांसद कह देता है कि अब की बार 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। संविधान को बदलना काम करना है। हालाँकि बीजेपी ये कहती है कि उनका निजी बयान था, हमने कारण बताओ नोटिस दे दिया, ये किया, वो किया। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर के संदेह है कि आप क्या बदलना चाह रहे हैं? कैसे बदलेंगे? क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन नारा उनका अब की बार 400 पार का है, ठीक है? तो इस अब की बार 400 पार के लिए वो 3 रणनीतियाँ बना चुके हैं, 3 रणनीति। और आज तीसरी रणनीति पर बात करेंगे क्योंकि पहली और दूसरी पर कई बार बात हुई है। है क्या पहली और दूसरी रणनीति? पहली रणनीति है विपक्ष को तोड़ो। हालाँकि नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं कि वो अकेले सब पर भारी हैं। नरेंद्र मोदी के बाद किसी की ज़रूरत उन्हें नहीं है। वो अकेले सब पर भारी हैं, इसलिए वो अकेले चुनाव जीतेंगे। लेकिन हकीकत में उनकी पहली रणनीति ये है कि विपक्षी दलों के गठबंधन को तोड़ा जाए। दूसरी रणनीति क्या है? जो डरता नहीं है, उसे डराया जाए। संस्थाओं का दुरुपयोग करना। और तीसरी रणनीति क्या है? पैसा। तो तीसरे वाले पर आज वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पहले और दूसरे को आप संक्षेप में बस इसको इस तरह समझिए कि अगर अकेला शेर सब पर भारी था, तो नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार को अपने साथ क्यों लाना पड़ा? जयंत चौधरी को क्यों गठबंधन से तुड़ाकर अपने खेमे में शामिल करना पड़ा? ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, तमाम लोग। अब जब भी राजभर की फोटो आती है तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह के साथ बाप बेटे दोनों होते हैं। लेकिन वही नरेंद्र मोदी, वही बीजेपी पब्लिक में जाकर कहती कि हमें परिवारवाद के खिलाफ लड़ना है। अभी उसी परिवारवाद का एक तरीका क्या है कि महाराष्ट्र में जब उनकी पेच फंसी है तो राज ठाकरे को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो बाल ठाकरे के भतीजे हैं, जो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं, इस तरीके से वो उसी परिवार के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ रहे हैं।
तो ये एक अकेला ये रणनीति है, जहाँ-जहाँ जिस भी राज्य में हो, किसी का घर तोड़ दो, किसी की झारखंड में हेमंत सोरेन की भाभी शायद लगती हैं, उनको अपने खेमे में ले आओ, महाराष्ट्र में ये रणनीति बनाओ, यूपी में ये रणनीति बनाओ, बिहार में ये रणनीति बनाओ, तो गठबंधन को तोड़ दो। दूसरी रणनीति क्या है? लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग। वो दुरुपयोग ये है कि जो नहीं मानता है उसके घर ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, रेड पड़वा दो। और अब पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है कि जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके घर पे कोई रेड नहीं पड़ती। बीजेपी जिसने ज्वाइन कर लिया, उसके घर पे कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं, उसके घर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे कि वो बदल सके। मतलब अब अगर आपके ऊपर छापा पड़ भी रहा है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को चंदा दे दें या बीजेपी ज्वाइन कर लें। आपके पास 2 विकल्प हैं। अधिकांश लोग जो बिज़नेसमैन नहीं हैं, जो नेता हैं, उन्होंने ये काम किया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। जो राजनेता हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो जो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है, वो उस इलेक्टोरल बॉन्ड वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया उसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से राहत मिल जाएगी। हालाँकि उत्तर प्रदेश में एक जगह पेच फँस गया। उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं, शायद महारानी देवी या कुछ महारानी प्रजापति, वो ज्वाइन कर ली, लेकिन उनके ज्वाइन करने के बाद भी उनके घर पे छापा पड़ गया, क्योंकि कुछ लोगों का ये आरोप है कि वो प्रजापति है ना भाई, तो इस तरह से चीज़ है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस पर आज की वीडियो में सबसे विस्तार में बात होगी, और वो रणनीति है पैसे का खेल। लोकतंत्र की बुनियादी शर्त ये है कि लोकतंत्र एक कॉमन प्लेइंग फील्ड पर होना चाहिए। इसी सब के लिए यह कोशिश की गई कि भाई एक बराबरी की ज़मीन हो जिस पर कि एक दल, दूसरा दल सब एक साथ लड़ सकें। तो किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा और वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करे, दूसरे के पास पैसा नहीं है तो उस वो पैसा खर्च ही ना कर पाए, तो असल में वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसे इस तरह से समझा जाए कि मान लीजिए किसी स्कूल में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी स्कूल में अगर आप ये छूट कर दें कि जो बच्चा, छोटे बच्चों की बात बता रहे हैं, जो मन करे ड्रेस पहन के आ सकता है। तो कल्पना करिए कि जिसके पिता अधिकारी हों, बिज़नेसमैन हों, नेता हों, अमीर हों, उनके घरों के बच्चे 15,000 20,000 रुपए का पूरा सेट पहन कर आएँगे, और गरीब घरों के बच्चे 500 रुपए का पूरा सेट भी पता नहीं कैसे पहन के आएँगे, पता नहीं। वो अगर सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट में गरीब का बच्चा नहीं जाता, प्राइवेट में बँटवारा अलग से है। तो वो जो दोनों दिखने में ही बहुत ये अनइक्वल होंगे, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती, वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। वो बाल मंद को तुरंत ये चले जाएगा कि इसके पास बहुत पैसा है, ये तेज होगा, ये अच्छा होगा, ये सफल होगा, इससे हमारा कंपटीशन नहीं हो सकता, और ये साइकोलॉजिकल वॉर में वो हार जाएगा। इसलिए बच्चों को एक ड्रेस दी जाती है कि आप यही पहन कर आएँगे। किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह की चीज़ें उसके बच्चे के मन में ना आए। ठीक इसी तरह से राजनीति है। अगर एक चुनाव लड़ने के लिए 2 तरह की पार्टियाँ सामने हैं, और एक पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से मतलब 50% इलेक्टोरल बॉन्ड एक पार्टी के खाते में जाए, और दूसरी तरफ एक पार्टी हो जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो, उसका खाता सीज़ कर दिया जाए, उसका खाता बंद कर दिया जाए। उसके पास एक तो पैसे, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि कांग्रेस के पास पैसे नहीं होंगे। कांग्रेस इतने साल सरकार में रही है, बहुत कुछ किया है कांग्रेस ने, तो उनके पास भी बहुत पैसे होंगे। लेकिन हाँ, बीजेपी ने ये सिखाया कि कम वक़्त की सरकार में भी कितना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। हर हर जिले में अपना ऑफ़िस हो सकता है, हर कार्यकर्ता को अपना गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ चुनाव में चलता है और सबको ये बात पता है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के तीनों टॉप लीडर, मतलब कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये तीनों बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बता रहे हैं कि
आपने हमारे सारे खाते सीज़ कर दिए, हमारे सारे अकाउंट बैन कर दिए और जब आपने हमारे सारे अकाउंट बैन कर दिए, तो हम फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? और चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है और ये इक्वल प्लेइंग फील्ड हो सकती है क्या? वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इमोशन भुनाने में बहुत तेज है। शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करने की बात आ रही है कि भाई उन्होंने कैसे ये बयान दे दिया, महिला विरोधी बयान है, तमाम चीजें हैं। तो उसी कांग्रेस पार्टी और उसी राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि भाई आज आप जो जो आसुरी शक्ति है, उस आसुरी शक्ति ने क्या किया? उस आसुरी शक्ति ने हमारे हमारे पूरे बैंक के खाते को बंद कर दिया और हम ₹1 खर्च नहीं कर सकते, हम ₹1 इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम ₹1 आने-जाने में खर्च नहीं कर सकते, फिर ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड लोकतंत्र की कैसे बची? ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड कैसे बनी? कैसे रही? और ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके सवाल को देखते हुए, इस सवाल को ध्यान में रखते हुए, जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा का पूरा पैटर्न है, उस पैटर्न को कैसे डेमोक्रेसी में सर्वाइव कराएँगे? आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड का हज़ारों करोड़ रुपए का चंदा, हज़ारों करोड़ रुपए का। और आप अभी तो सुप्रीम कोर्ट ना होता तो ये तो पता भी नहीं चलता कि कौन-सी कंपनी को इस हाथ चंदा दो, इस हाथ धंधा लो, इस हाथ ईडी, सीबीआई तुम्हारे घर भेज रहे हैं, अच्छा उधर से चंदा दे दो, फिर नहीं जाएगी। पैसा, तो एक पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और दूसरी पार्टी के पास जितना भी पैसा हो और ये सारे विपक्षी दलों को परेशान किया जाएगा, हर विपक्षी दलों को। एक विपक्षी दल का नेता 10 गाड़ी से अपने क्षेत्र में चला जाए और एक सत्ताधारी दल का नेता 5 गाड़ी मतलब 50 गाड़ी से जाए। लेकिन 10 गाड़ी के विपक्षी दल के नेता पर चुनाव के दरमियान भी एफआईआर होंगे, सत्ताधारी दल के नेता को छूट मिल जाएगी। तो जिसके अकाउंट में पैसा ज़्यादा होगा, जिसके अकाउंट में मनी पावर ज़्यादा होगा, उसका पैसा खर्च होगा चुनाव में। तो वो विज़िबल होगा, वो टीवी को ऐड देगा, वो फ़ेसबुक और ट्विटर पर सबसे ज़्यादा दिखेगा, वो अपने कैंडिडेट को पैसा देगा जिससे कैंडिडेट अपने चुनाव में खर्च करे, वो नीचे पैसा बाँट भी देते हैं। ऐसे लोकतंत्र में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि लोकतंत्र में वोट खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर ये कोई कहे कि नहीं होता तो ये झूठ बोल रहा है। और दूसरी तरफ जो आपका विपक्षी दल हो, उन विपक्षी दलों के पैसे को फ्रीज़ कर दिया जाए। आप कल्पना करिए कि वो चुनाव को जीतने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं। वो इस चुनाव को कितनी गंभीरता से लड़ रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्या कहते हैं। उन्हें पता है कि पोल खुल गई, लेकिन कभी आपने देखा चेहरे पर शिकन हो कि इस हाथ कंपनी को ईडी, सीबीआई भेजी और 3-4 दिन बाद टैक्स मिल गया, पैसा मिल गया तो हमने वो केस बंद कर दिया। इतना पैसा आया। गृह मंत्री ने हिसाब करके ये बताने की कोशिश की कि हमारे 300 सांसद हैं, तो 300 सांसद के लिहाज से जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है वो तो ज़्यादा है। 200 संसद वालों को 14,000 करोड़ है। मतलब ये लॉजिक देखिए कि सांसद के हिसाब से, भाई ये होता जो है वो सत्ता के हिसाब से होता है और सत्ता के हिसाब से होने के क्रम में ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। तो मेरा मानना है कि अगर डेमोक्रेसी को आपको समझना है, डेमोक्रेसी को आपको देखना है, तो आप इस चुनाव को बहुत करीब से देखिएगा। किसका प्रत्याशी कितना पैसा किस दिशा में कैसे खर्च करता है और थोड़ा बहुत पैसा विपक्षी दल ही तो है और तो कुछ है भी नहीं कि जो आप खर्च कर पाएँगे। पैसे के अलावा तो आपके पास ईडी तो होती नहीं, प्रशासन आपकी तो सुनता नहीं। केस मुकदमा आपके कहने पर ना हटता है, ना लगता है। मीडिया आपके कहने पर लाइव टेलीकास्ट आपकी रैलियों का कितना दिखाएगा, ये आपको भी पता है। क्योंकि मीडिया को जो पैकेज दिया जाता है, वो कौन दे रहा है? विपक्षी दलों को आप देखिएगा, सपा का, बसपा का,
बसपा तो खैर चुनाव भी उस तरह से नहीं लड़ रही है। सपा का, आरजेडी का, इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का कितना लाइव टेलीकास्ट चलता है। तो अकाउंट फ्रीज कर देना, क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर देना है? और अगर इस तरह से चुनाव हुआ, तो क्या इस चुनाव का कोई बहुत ठोस रिजल्ट इक्वल प्लेइंग फील्ड में दिखेगा? क्या ऐसा नहीं लगता कि लोकतांत्रिक संरचना पर हमला है ये? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।